बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम सेल टैक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इनकम टैक्स का क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन लाजमी है, ये ऑप्शनल है। मार्क्स दोनों के सेम है, उसके भी 20 मार्क्स, इसके भी 20 मार्क्स। लेकिन सेल्स टैक्स का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल के मुकाबले में आधे से भी कम टाइम लगाना पड़ेगा। तो ये सवाल जो है पेपर में आप लाजमी करें। अभी आप खुद देखेंगे कि ये कितनी आसानी से हल हो जाता है। स्टार्ट करते हैं। पहले नाम लिखें बिज़नेस का, ब्लू लाइट एंटरप्राइजेस। प्राइवेट लिमिटेड। आगे एनटीएन नंबर लिख दें। सेल्स टैक्स, स्टेशन नंबर। आगे मंथ लिखना है। आपको इल्म होगा इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो एनुअली जमा कराई जाती है हर साल की, इसमें मंथली रिटर्न है। जो महीना क्लोज होता है उसकी जो स्टेटमेंट है या रिटर्न है वो अगले महीने की 15 तक जमा करानी होती है। जैसे मई है, मई ख़त्म हो गया तो इसके पूरे महीने का जो रिकॉर्ड है, सेल टैक्स डिडक्शन और सेल टैक्स पेड, वो रिटर्न आपने 15 जून तक जमा करवानी। फिर इसी तरह ये रूटीन चलती रहती है, यानी साल में आपको 12 दफ़ा जो है ये रिटर्न, सेल टैक्स रिटर्न जमा करवानी पड़ती है। तो यहाँ पे आएगा मंथ, फॉर द मंथ। अब ये कौन सा महीना है? ये है अगस्त, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। और आखिर में जो उसकी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी। तो आप इधर लिख दें कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेब। अब आप इसको स्टार्ट करें। ये देखें क्वेश्चन कितना छोटा है, यानी इसमें सिर्फ 6 लाइनें दी हुई हैं। जबकि आप उसका इनकम टैक्स का प्रॉब्लम वन उठा के देख लें तो उसके जो सवाल में जो आपको इनपुट डाटा दिया होता है वो एक सफ़े से भी ज़्यादा होता है। तो ये बहुत सिंपल है, इसलिए इसको आपने नहीं छोड़ना। सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाइज टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाइज टू रिटेलर्स, क्रेडिट नोट, परचेजेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, परचेजेज फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड सप्लायर। तो सबसे पहले आपने जो सेल टैक्स लोगों से काटा है उसका हिसाब लगाना है। तो आप इधर लिखेंगे आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स जो आप चीज़ें बेचते हैं तो उस पे जो सेल टैक्स काटते हैं, यानी आउटपुट यानी जो चीज़ें आपकी बिक रही हैं उनके ऊपर जो आपका ने टैक्स काटा है। क्योंकि आपने पीछे सीखा है कि जो सेल्स टैक्स है, सेल टैक्स सेल्स के ऊपर लगता है। जैसे जैसे चीज़ें बिकती जाती हैं आप टैक्स काटते जाते हैं। आपने चीज़ें बेची हैं रजिस्टर्ड पर्सन को, अच्छा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप रजिस्टर्ड पर्सन को बेचें या नॉन रजिस्टर्ड को बेचें, जो स्टैंडर्ड रेट है 17%, ये आपने काटना ही काटना है। यानी 17% जो टैक्स है ये आपने हर सूरत काटना है, चाहे कोई रजिस्टर्ड हो या ना हो। अब फिर आगे हम देखेंगे, अभी क्वेश्चन करते हैं कि जो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है उसके ऊपर और भी टैक्स लगता है एक्स्ट्रा, किस वजह से कि उसने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाया। तो आप इधर लिखेंगे सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन। ये आपने 56 लाख की गुड्स बेची,
इसको रजिस्टर्ड पर्सन को इसके ऊपर आप 17% टैक्स काट लें। ये आ गया जी 952,000। आप इधर लिख दीजिए 952,000। अब आपने आगे देखना है सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। तो यहाँ पे जो नॉर्मल टैक्स है उसमें तो आपने कोई तमीज़ नहीं रखनी, सबसे लेना है। तो अब एक टैक्स जो है वो ये काट लें, जितनी भी अमाउंट है सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। ये है 11 लाख। आप इधर लिखें तो ये आ रहा है 11 लाख के ऊपर 17% ले लें 187,000। इसके बाद है सप्लाईज टू रिटेलर्स। इस पे भी वही होगा, सप्लाईज टू रिटेलर्स 6 लाख। इसके ऊपर 17% लें तो ये बनता है 102,000। यानी ये आपने चीज़ें बेची, रजिस्टर्ड पर्सन को बेची, नॉन रजिस्टर्ड को बेची, रिटेलर को बेची, तो सब के ऊपर आपने 17% टैक्स काट लिया। इसका हिसाब कर लें कितना आपने टैक्स काटा। 952,000 प्लस 187,000 प्लस 102, ये आ गया 124,100। अच्छा, अब ऐसे होता है कि जब आप चीज़ें बेचते हैं तो वापस भी हो जाती हैं, कोई चीज़ें वापस कर देता है जिसको हम कहते हैं सेल रिटर्न। तो अब जब वो चीज़ें वापस करेगा तो आप क्या करेंगे, उसको दो चीज़ें वापस करेंगे। एक तो जो आपने चीज़ों की कीमत प्लस जो टैक्स काटा है, यानी फुल। आपने अगर 117 रुपये की चीज़ें बेची, 100 रुपये चीज़ों की प्राइस, 17 टैक्स, तो आप उसको 117 ही वापस करेंगे। और वही जो पैसे आप वापस करेंगे अगर आपने जमा करा दिए हैं तो आप एडजस्ट कर लेंगे। तो इधर आप लिख दें लेस सेल, यानी सेल रिटर्न को यहाँ पे हम कहते हैं क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट मीन सेल्स रिटर्न। तो उसके ऊपर जितना भी टैक्स कटा होगा वो आपने, जिसने चीज़ें वापस की हैं उसको सेल टैक्स भी वापस करेंगे। तो 3 लाख की चीज़ें वापस हुई, 3 लाख। अब इसके ऊपर 17% आपने टैक्स काटा हुआ है तो वो आप इसको वापस कर दें। अब उसने ये नहीं बताया कि ये चीज़ें किसने वापस की हैं, रजिस्टर्ड पर्सन ने की हैं, नॉन रजिस्टर्ड ने की हैं या रिटेलर ने की हैं। आप सिंपल जो है ना 17% ले लें तो ये बन रहा है 51,000 रुपये। और जो आंसर आ रहा है 1,19,000। यानी ये जो पैसा है ये आपने जमा कराना है किसको, या देना है सेल टैक्स अथॉरिटी को या गवर्नमेंट के ख़जाने में। ये पैसे आपने जो टैक्स काटा है इन लोगों से ये जमा कराना है, ठीक है। अब आपको बीइंग अ सेलर, आप सेलर हैं, आपको गवर्नमेंट ने यानी ये जो सेल टैक्स अथॉरिटी है इसने इजाज़त दी हुई है कि आपको ये सहूलत है, आप ये काम कर रहे हैं हमारे बिहाफ पे, टैक्स काट रहे हैं, तो आपने जो टैक्स पे किया हुआ है ऑलरेडी वो इसमें से माइनस कर सकते हैं। तो आप उसका हिसाब लगाते हैं इनपुट टैक्स का, इसी के नीचे लिखेंगे, ठीक है। इनपुट टैक्स, इनपुट का मतलब जो चीज़ें आपने ख़रीदी आपने टैक्स पे किया, ये आपने बेची इसके ऊपर टैक्स काटा, इनपुट टैक्स जो आपने ख़रीदी उसके ऊपर टैक्स पे किया। तो ये लिख रहा है परचेजेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स। रजिस्टर्ड सप्लायर से आपने ख़रीदी हैं चीज़ें तो आप इधर लिख दें परचेजेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर।
कितने की खरीदी है? 8 लाख की। इसके ऊपर 17% टैक्स बनाएं। तो ये आ रहा है 136,000। इसके बाद है परचेजेज फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड सप्लायर। जो नॉन रजिस्टर्ड सप्लायर है उससे आपने चीज़ें ख़रीदी हैं, तो अब जो रजिस्टर्ड ही नहीं है वो सेल टैक्स नहीं काटते। ये भी याद रखें, जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो चीज़ें बेचता है, वही सेल टैक्स काटता है और जमा कराता है। जो नॉन रजिस्टर्ड है उसके ऊपर पाबंदी नहीं होती, यानी क्योंकि जो रजिस्टर्ड है उसके ऊपर तो पाबंदी है कि वो सेल टैक्स काटे और जमा कराए। तो जो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में तो वो मौजूद ही नहीं, तो वो क्या करते हैं? सेल टैक्स नहीं काटते। तो जब आपका सेल टैक्स नहीं कटा तो आप मांगेंगे कैसे? FBR से। ये आपने सेल टैक्स पे किया है, रजिस्टर्ड पर्सन से ख़रीदी थी, ये आप मांग लेंगे। और जो नॉन रजिस्टर्ड से ख़रीदा है उस सूरत में आपने टैक्स पे भी नहीं किया, तो जब पे नहीं किया तो वापस लेने का सवाल भी पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब सिर्फ आपने ये टैक्स मांगना है। अब इसमें ये देखना है, यहाँ पे एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन क्या है, यानी पाबंदी क्या है कि आपको ये जो आपने सेल टैक्स पे करना है ये आपने सेल टैक्स अथॉरिटी को जमा कराना है। इसके 90% तक आपको पैसे जो हैं आप एडजस्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। यानी 10% जो टैक्स है वो गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा ही रहेगा। 10% अगला महीना आएगा फिर आप इसी का ही 90% तक रिफ़ंड ले सकते हैं, वापस ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब आप क्या करेंगे, इसको पहले चेक करेंगे कि हमने टैक्स इतना जमा कराना है 11,90,000, तो इसका 90% लेके चेक करें। 11,90,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.9, तो ये बनता है 10,71,000। तो यानी ये विद इन लिमिट है, यानी ये जो है ये बनता है 1,07,1,000। ये ज़्यादा है, 90% तो इतना बनता है, लेकिन आप तो बहुत ही कम मांग रहे हैं तो आपको सारे का सारा ही वापस मिल जाएगा। यानी इसके 90% तक मिल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। तो अगर ये कम हो तो कम मिल जाएगा। आप क्या करेंगे, अब ये आप एडजस्ट कर लेंगे और इधर लिख भी देंगे एक फ़िक्रा कि विद इन इनपुट टैक्स विद इन लिमिट ऑफ 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। यानी ये आउटपुट टैक्स है, इसके 90% की लिमिट के अंदर ही है। तो अब आप क्या करेंगे, ये वापस मिल जाएगा आपको। आपने ये जमा कराना है, ये आपने अपना काट लेना है, तो बाकी आपकी लायबिलिटी आ जाएगी 1190 माइनस इसमें से कर दे 136,000, तो ये आ जाएगा 1054,000। ठीक है, यानी ये तो आपका हो गया, यानी इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स होना। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी एक्स्ट्रा। एक चीज़ तो ये देखनी है कि जब आप नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को चीज़ें बेचेंगे तो उससे आपने 3% टैक्स ज़्यादा काट रहा है, ठीक है, 3%। तो और अगर वो कंज्यूमर है, कंज्यूमर की सूरत में ये 3% वाली जो कंडीशन है नहीं ले, उस पे ये नहीं लगेगा। यानी कंज्यूमर को जो चीज़ें बेचेंगे उससे आपने ये 3% नहीं काटना। कंज्यूमर के अलावा जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा उसको चीज़ें बेचेंगे तो आपने 3% टैक्स जो है उससे एक्स्ट्रा लेना है। अब आप देखें, आपने नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को कितनी चीज़ें बेची, ये दिया हुआ है ऊपर 11 लाख, और इसमें से 1 लाख एंड कंज्यूमर है, यूज़र है, यानी जिसने खुद चीज़ें इस्तेमाल करनी है, बेचनी नहीं है, तो उसका निकाल दें शेयर। ये है 11 लाख, इसमें से 1 लाख माइनस कर दें तो ये पीछे बच जाता है 10 लाख।
यानी ठीक है, याद रखें कि अगर आपने नॉन रजिस्टर्ड सप्लायर को चीज़ें बेची हैं जो आगे बेच देता है चीज़ें, तो फिर आपने 3% टैक्स और काटना है, और ये 3% जो है इसके अगेंस्ट आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। ये एक तरह से पेनल्टी है उस बंदे को, आपने उसके काट लेने और इसको एज इट इज़ जमा करा देना। इसके अगेंस्ट आप अपना ये जो इनपुट टैक्स है इस एडजस्ट नहीं कर सकते। तो 3% ले लें आप, यानी आपने ये पैसे जमा कराने हैं सेल टैक्स अथॉरिटी को, तो 3% ये भी जमा कराना है। तो देखें, इसको हमने इसलिए अलग किया, वरना तो यहाँ भी आप लिख सकते थे 20%, यहाँ पे 3% ऐड करके यहाँ पे 20% ले लेते, लेकिन इसलिए नहीं लिया क्योंकि इस 3% के अगेंस्ट जो रिफ़ंड अलाउड नहीं है, एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है। आप ले लें 10 लाख के ऊपर आप ये लें 3%, तो ये बनता है 30,000। तो आप क्या करेंगे, इधर लिख देंगे 30,000, 3% एडिशनल टैक्स in case of supplies to non-registered, या additional tax on supplies to non-registered person। एक ये हो गया 10,54,000 ये, और 30,000 ये, इसको जमा कर लें। ये आ जाएगा 1084000। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, यानी नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से सेल में भी और नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज़ में भी, दोनों सूरतों में। यानी अगर आप परचेज़ करेंगे नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से उसमें भी, और अगर आप सेल करेंगे नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को उसमें भी, दोनों में एक एक प्रॉब्लम है। नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करेंगे तो 3% आपने टैक्स एक्स्ट्रा काटना है। अगर आप नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से चीज़ें ख़रीदेंगे तो आपने क्या करना है कि उसको पेमेंट करते वक्त उसमें से 5% जो है विद होल्डिंग टैक्स काट लेना है, और वो भी सीधा आपने सेल टैक्स अथॉरिटी को जमा कराना है। अब देखें, ये आपका आउटपुट इनपुट टैक्स एडजस्ट करने के बाद ये आ गया, ये आपने चीज़ें बेची थी नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, वो आपने इसके ऊपर 3% एडिशनल टैक्स काटा जो कंज्यूमर है उसको छोड़कर, ये आपका टैक्स पेबल आ गया। पहले ये था, फिर ये 30,000 ऐड हो गया। अब एक चीज़ और है कि आपने चीज़ें ख़रीदी हुई हैं किससे, नॉन रजिस्टर्ड सप्लायर से, यानी जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं था उससे चीज़ें खरीदी। अब उसके ऊपर तो आपने कोई टैक्स पे नहीं किया, लेकिन आपने क्या करना है कि जब उसको पेमेंट करनी है उसमें से विद होल्डिंग टैक्स काटना है। अब आपने कितने की चीज़ें खरीदी हैं उससे, नॉन रजिस्टर्ड से 4 लाख, तो लिख लेंगे विद होल्डिंग टैक्स इन केस ऑफ परचेजेस फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड सप्लायर, परचेजेस फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। यानी गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो तमाम सप्लायर्स हैं वो रजिस्टर्ड हो जाएं, इस वजह से ये उनके ऊपर पेनल्टी लगाती है ताकि वो लोग इस तरफ आएँ, टैक्स नेट के अंदर आएँ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला क्या लगाना है, फार्मूला ये लगेगा कि आप देखेंगे कि कितनी आपने उससे परचेज़ की, परचेज़ फ्रॉम 4 लाख की, और यहाँ पे आपने 100 डिवाइडेड बाय 100 ये फार्मूला लगाना। अब देखिएगा क्या ये इसमें से वो ज़ूम करते हैं कि ये जो 4 लाख है इसके अंदर 17% जो है वो टैक्स शामिल था, तो वो 400, इसका अगर आप करेंगे सॉल्व 100 तो ये आंसर आएगा 3,41,880। इसके ऊपर आप 5% टैक्स लगा दें तो ये आ जाएगा 17,094 रुपये। यानी ये फार्मूला लगाएं और इसको मल्टीप्लाइड कर दें 5/100 से, ये आपका विद होल्डिंग टैक्स आएगा।
आपने जब पेमेंट करनी है नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को तो उसमें से टैक्स काटेंगे और जमा करा देंगे डायरेक्टली। तो ये आपकी जो लायबिलिटी आ जाएगी 11010994। ये आपकी सेल्स टैक्स लायबिलिटी निकल आई। ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। बस बाकी तो सिंपल है, इसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम उस वक्त आएगी जब आप नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से चीज़ें खरीदेंगे या नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को चीज़ें बेचेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट्स के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।